गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक्स में मैं धीरेन्द्र कुमार आप सबों को जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री में किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसका एक्चुअल में क्या अर्थ होता है और उसका इस सब्जेक्ट से क्या रिलेशंस है, उसके द्वारा हम लोग किस प्रकार से किसी भी चीज़ की पहचान करेंगे। आज के टॉपिक्स के बाद आप सभी जो है इन सारे वर्ड से काफ़ी तरह से फैमिलियर हो जाएंगे। इसके द्वारा जो है आप केमिस्ट्री से इतने फैमिलियर हो जाएंगे कि आपको केमिस्ट्री की भाषा समझने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पुनः एक बार केमिस्ट्री है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं यहाँ पर आपको अगल बगल आस पड़ोस में बहुत तरह की चीज़ें देखने को लिए मिलती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग मैटर्स कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। वो बनता कैसे है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो कैसा है, उसमें जो है सब्सटेंस मिले हुए हैं उसकी संरचनाएं कैसी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री साइंस का वो भाग है जिसमें कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। वो सब्सटेंस लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। वो सब्सटेंस प्योर हो सकते हैं, इम्प्योर हो सकते हैं। हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं उसके डिटेल्स के बारे में। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। मॉलिक्यूल्स प्योर होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो तो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स प्योर होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। अब पहले जाना जाए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। अगर वो सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक तरह की चीज़ों से मिलकर के बना हो तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड पार्टिकल्स का, एयू की बात करते हैं जिसका सिंबल एयू होता है, तो गोल्ड का एक छोटा सा यूनिट ले चाहे बड़ा यूनिट ले, उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पार्टिकल्स ही होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज है, वो है गोल्ड। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीजन। इसलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम वैसे प्योर सब्सटेंस की बात करें जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर। वाटर जो है ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिक्स रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशंस के उपरांत बनते हैं, इसलिए वाटर जो हो गया वो हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है प्योर सब्सटेंस का, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस बात को आप लोग जान गए हैं। और अगर उसमें कोई भी दूसरा चीज मिक्स ना हो तो वो प्योर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड पार्टिकल्स का, तो अगर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही है तो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज से बना होता है, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में रहे या फिर कंपाउंड के फॉर्म में रहे। लेकिन अगर हम लोग रेशियो को मिक्स करें दो या दो से अधिक चीज को किसी भी रेशियो में, तो वो इम्प्योर बन जाता है। जैसे सपोज दैट हम लोग बात करते हैं नमक और पानी के सॉल्यूशन का। नमक और पानी का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग प्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका मेन वजह क्या है कि नमक और पानी का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो नमक की क्वांटिटी कितना रहे और पानी की क्वांटिटी कितना रहे, इसका कोई फिक्स अनुमान नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग इम्प्योर कहते हैं। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीजों से मिलकर के बना होता है। अगर वो एक चीज एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा तो उसमें एक ही तरह के तत्व रहेंगे।
एक ही तरह का सब्सटेंस रहेंगे। और अगर वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड्स के फॉर्म में रहेगा तो उसमें दो या दो से अधिक चीज होगा, लेकिन उसका रेशियो फिक्स होगा। जैसे कि मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वाटर के केसेस में वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने होते हैं और दोनों का रेशियो फिक्स होता है, H2O 2:1, मतलब 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाएंगे, केमिकली कंबाइन कराएंगे, तभी वाटर का फॉर्मेशन बने होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं एटम्स। एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं एटम। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो एटम्स भी कह रहे हैं सबसे छोटा यूनिट है, मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं सबसे छोटा यूनिट, फिर दोनों में अंतर क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी भिन्नता है। एटम्स जो होता है उसको हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते। एटम्स को जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है। एटम्स को हम लोग एक एलिमेंट के एटम को जो हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बात करते हैं गोल्ड पार्टिकल्स का, तो गोल्ड का जो सबसे छोटा यूनिट है वो हो गया एटम। और अगर हम बात करेंगे गोल्ड का सबसे छोटे यूनिट में, अगर वो सिंगल एटम में ही फ्रीली एग्जिस्टेंस रखता है तो वो उस सिंगल यूनिट को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एटम्स कभी कभी होता है कि अकेले भी रह सकता है और कभी कभी दो या दो से अधिक एलिमेंट भी एक साथ में रह सकता है। कितने एटम एक मॉलिक्यूल में रहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। मतलब नंबर ऑफ एटम स्टेइंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेड टू बी एटॉमिसिटी। जैसा कि मैंने कहा कि गोल्ड जो है, गोल्ड के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम रहते हैं, इसलिए गोल्ड का एटॉमिसिटी होगी 1। लेकिन अगर बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम रहते हैं, मतलब हाइड्रोजन का हो गया एटॉमिसिटी 2। अब एटॉमिसिटी को निकालेंगे कैसे? कुछ तो मेथड होगा जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसका एटॉमिसिटी कितना होगा। तो बहुत आसान है। इस संसार में जितने भी मेटल हैं और इनर्ट गैस हैं सभी मोनो एटॉमिक होते हैं। मेटल जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सभी जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। मतलब इसके मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स में जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होगा। इसके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल का, जैसे आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी को हम लोग कहते हैं डायटोमिक कहते हैं। जितनी भी नॉन मेटल होते हैं ना वो डायटोमिक होते हैं। मतलब इसके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जो होंगे 2 एटम रहेंगे। जैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उसमें 2 एटम रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक का, तो जितने भी मेटल होते हैं और जितने भी इनर्ट गैस होते हैं वे सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो होते डायटोमिक होते हैं। ओजोन जो कि हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ये ट्राइएटॉमिक होते हैं। ओजोन का भी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O3। अगर हम लोग बात करेंगे ओजोन का तो ये होता है O3, ये हो गया ओजोन। ओजोन जो है ये आपका ट्राइएटॉमिक होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे जनरल ऑक्सीजन में तो ये डायटोमिक होता है। यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, अगर ऑक्सीजन O3 के फॉर्म में रहेगा तो वो ओजोन है, अगर वो O2 के फॉर्म में होगा तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जिसको हम लोग रिस्पिरेशन के दौरान जो है इनहेल करने में करते हैं। तो फिर से हम लोग एटॉमिसिटी का चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल्स में रहता है उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। जितने भी मेटल हैं और इनर्ट गैस है सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं। ओजोन ट्राइएटॉमिक होता है। फास्फोरस
टेट्राएटॉमिक होता है, मतलब अगर आप फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको फास्फोरस का 4 एटम मिलेगा। और सल्फर ऑक्टाएटॉमिक होता है, मतलब अगर हम लोग सल्फर का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें सल्फर का 8 एटम रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में कितने एटम रहेंगे वो आप आराम से पता लगा सकते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक्स की बात करते हैं, सिंबल्स। केमिस्ट्री एक ऐसा भाषा है जिसमें कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ओजोन लिखना है तो ये पूरा ओजोन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप O3 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल ऑक्सीजन लिखना है तो सिर्फ आप O2 लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी कंपाउंड्स को लिखने के लिए जो शॉर्ट्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग सिंबल कहते हैं। सिंबल लिखे कैसे, कैसे हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट करें? तो सिंबल लिखने के कुछ रूल है। सबसे पहला नियम है कि अगर आपको किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना है तो उस एलिमेंट का पहला अक्षर को लिख लेना है। जैसे सपोज दैट हमको कोई कहे कि आप जो है फास्फोरस का सिंबल लिखिए, तो फास्फोरस का पहला अक्षर होता है P, मतलब सिंबल हो गया P। आप कार्बन का सिंबल लिखिए तो कार्बन का पहला अक्षर होता है C, तो सिंबल हो गया C। लेकिन कभी कभी हम लोगों को देखते हैं उच्चारण तो कुछ और करते हैं लेकिन सिंबल कुछ और लिखते हैं। जैसे सोडियम, हम लोग उच्चारण कर रहे सोडियम, लेकिन सोडियम का अगर हम लोग सिंबल लिखें तो हम लोग लिखेंगे Na। उच्चारण कर रहे सोडियम S से, लेकिन सिंबल लिख रहे Na। आखिर ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जिन एलिमेंट का लैटिन नेम होता है उसमें हम लोग जो अल्फाबेट चुनेंगे वो लैटिन वर्ड से चुनेंगे। सोडियम का एक्चुअल में लैटिन नेम होता है नेट्रियम, इसलिए हमने वहां पर जो सिंबल का इस्तेमाल किया उसके लिए जो हमने अल्फाबेट का सेलेक्ट किया वो सोडियम से सेलेक्ट ना करके नेट्रियम से किया, Na से किया। उसी प्रकार से पोटासियम, पोटासियम का अल्फाबेट हम लोग पोटासियम से ना लेकर के उसके लैटिन वर्ड्स कैलियम से लेते हैं, मतलब K सिंबल होता है। उसी प्रकार सिल्वर में अगर देखा जाए तो सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, इसलिए उसमें हम लोग अल्फाबेट का जो चयन करते हैं वो सिल्वर से ना करके अर्जेंटम से लेते, Ag लेते हैं। गोल्ड के केसेस में हम लोग अल्फाबेट जो चुनते हैं सिंबल के लिए वो ऑरम से चुनते हैं। कॉपर के केसेस में कपरम से चुनते हैं। तो जिन सब एलिमेंट का लैटिन नेम होता है तो उसमें सिंबल्स का सिलेक्शन हम लोग, अल्फाबेट का सिलेक्शन जो का फर्स्ट अल्फाबेट जो लेंगे वो उसके कॉमन नेम से ना लेकर के लैटिन नेम से लेंगे। ये तो हो गई दो नियम। सबसे पहला कि जिस एलिमेंट का सिंबल लिखना है उसका पहला अल्फाबेट लेना है। अगर किसी एलिमेंट्स का लैटिन नेम है तो उसमें अल्फाबेट हम लोग कॉमन नेम से ना लेकर के लैटिन नेम से लेंगे। और तीसरी बात, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिसका कि पहला अल्फाबेट कॉमन रहता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का पहला अल्फाबेट है C। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम का तो कैल्शियम का भी पहला अल्फाबेट हो जाता है C। अगर हम बात करेंगे कॉपर का तो कॉपर का भी पहला अल्फाबेट हो जाता है C। अगर हम बात करें क्लोरीन का तो क्लोरीन का भी अल्फाबेट हो जाता है पहला C। ऐसे में तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि ये C किसके लिए, कार्बन के लिए कि कैल्शियम के लिए कि कॉपर के लिए फिर क्लोरीन के लिए। तो ऐसे केसेस में अगर किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट का पहला अल्फाबेट कॉमन हो तो उसके लिए हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा अल्फाबेट को चुनना है। जैसे कैल्शियम के केसेस में हम लोग एक अल्फाबेट और ले लेते Ca, कॉपर के केसेस में हम लोग ले लेते Cu। अब आपके पास पुनः कंफ्यूजन आएगा कि सर इसमें तो U है ही नहीं, आपने कहाँ से लिया? अभी तुरंत मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर किसी एलिमेंट्स का लैटिन नेम हो तो उसमें हम लोग अल्फाबेट लैटिन वर्ड से सेलेक्ट करेंगे। क्लोरीन के केसेस में हम लोग एक और अल्फाबेट ले लेते हैं Cl। तो अगर किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट का पहला अल्फाबेट कॉमन हो तो उसमें हम लोग को फर्स्ट तो लेना ही है, उसके अलावा हमको एक और अल्फाबेट को चयन कर लेना। इस प्रकार से हम लोग सिंबल्स को लिखने का काम करते हैं। अब यहां पर एक होता है क्या कि सिंबल लिखने से फायदा क्या है? बहुत फायदा है। सबसे पहला फायदा है हम लोगों को समय बचता है। अगर आपको कहे
कि आप लिखिए क्लोरीन को, तो हम लोग लिखेंगे CHLORINE, इट टेक्स टू मच टाइम। लेकिन सिंबल्स लिखेंगे तो सिंपल Cl हो गया। दूसरी फायदा क्या होता है कि अगर आप पूरा नेम लिखेंगे तो आपको एटॉमिसिटी का पता नहीं चलता है, लेकिन सिंबल लिखेंगे तो तुरंत हम लोग उसमें पता लगा लेते हैं कि क्लोरीन का Cl2 होता है। अब हमने यहां पर 2 कहां से दिया? अभी तुरंत मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर जो है नन मेटल होगा तो डायटोमिक होते हैं, मतलब उसका एटॉमिसिटी 2 होता है। अगर मेटल होगा तो मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब उसमें आपको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। सो इस प्रकार से सिंबल लिखने से हम लोग को काफी ज्यादा फायदा होता है। अगर हम लोग कंपाउंड्स के केसेस में सिंबल लिखेंगे तो हमें यह पता चल जाता है उसमें रेशियो क्या है। जैसे वाटर का अगर हम लोग सिंबल लिखते हैं H2O, तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 में है। अगर हम लोग लिखेंगे सिंबल सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड्स के केसेस में, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:1 में है। मतलब सोडियम क्लोराइड के केसेस में हमें एक सोडियम और एक क्लोरीन को मिलाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सिंबल से हम लोगों को काफी फायदा होता है। तो आप आराम से समझ गए होंगे कि सिंबल से क्या फायदा है। ये हमारा समय बचाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है क्योंकि इसके द्वारा हम लोग एटॉमिसिटी को लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिंबल लिखने के पश्चात अगर आप चाहें तो इसका हम लोग स्टेट को भी लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसके बगल में थोड़ा सा दे दे, जैसे क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है आप ब्रैकेट में G कर दीजिए। ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में आता है तो आप S लिख दीजिए। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में होता है तो आप ब्रैकेट में S लिख दीजिए। कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में होता है तो आप S लिख दीजिए। तो सिंबल से हमको ये भी पता चल जाता है कि वो किस स्टेट में है। हम लोग इसको और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सिंबल्स। तो आई एम श्योर आज के इंट्रोडक्शन क्लासेस में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आप इन टर्म से फैमिलियर हो गए होंगे। चलिए फिर से एक समरी लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे एलिमेंट का तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के चीज होंगे। जैसे कॉपर की बात करें सिर्फ कॉपर पार्टिकल्स होंगे। और अगर हम बात करें कंपाउंड्स का तो उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में होंगे। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस हैं क्योंकि उसके किसी भी यूनिट को लिया जाए स्मॉल क्वांटिटी में फिर लार्ज क्वांटिटी में उसमें एक ही तरह की चीज पाए जाते हैं। प्योर सब्सटेंस वे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज से बने होते हैं। अगर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में है तो उसमें 2 एलिमेंट रहेंगे लेकिन दोनों का रेशियो फिक्स होगा। फिर बात करते हैं एटम्स। एटम जो होते हैं सबसे छोटा यूनिट होता है और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक एलिमेंट के एटम को हम लोग दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा एटॉमिसिटी, किसी एलिमेंट्स के जो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितने एटम रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के एक एलिमेंट्स के एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम रहेगा तो मोनोएटॉमिक होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी मेटल और इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक होते हैं। दूसरा डायटोमिक, अगर 2 एटम रहेंगे तो डायटोमिक रहेंगे। सभी नॉन मेटल आपके डायटोमिक होते हैं। तीसरा हो गया ट्राइएटोमिक। ओजोन के केस में बताया था O3 जो जिसमें कि एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होते हैं वो हो गया ट्राइएटोमिक हो गया। फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल्स में 4 एटम रहते हैं इसलिए उसका सिंबल हो गया P4। और फिर मैंने बताया था आपका सल्फर के बारे में जो कि ऑक्टा एटॉमिक होता है, मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम होते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको डिस्कशन किया सिंबल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट्स को सबसे छोटे फॉर्म में लिखना, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखना सिंबल्स कहलाता है। सिंबल से हमें काफ़ी फायदा होता है, ये हमारा समय बचाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम लोग एटॉमिसिटी वगैरह को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल्स को कैसे लिखें तो बहुत सिंपल रूल है कि अगर हम लोग सिंबल लिखना चाहते हैं तो एलिमेंट्स का पहला अल्फ़ाबेट लिखेंगे, नेम का पहला अल्फ़ाबेट लिखेंगे। अगर उसका लैटिन नेम हो तो अल्फ़ाबेट को हम लोग लैटिन वर्ड से चयन करेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का पहला अल्फ़ाबेट कॉमन हो तो हम लोग उसका एक और अल्फ़ाबेट जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसको हम लोग लेते हैं।
फिर हम लोगों ने बात की सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, मतलब सिंबल से क्या क्या फायदा होता है। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंबल्स हमारा समय बचाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग एलिमेंट्स के एटोमिसिटी, स्टेट और अन्य सभी जानकारी को दे सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप इन सब वर्ड से काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे और आपको केमिस्ट्री में आगे किसी भी प्रकार का इन शब्दों से संबंधित कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा। धन्यवाद।